स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक क्विक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन डिटेल। यानी हम गो थ्रू करेंगे इसके सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, जैसे एरे क्या है, ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है एरे में, डिफरेंट मेथड जिनसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो एरे पे परफॉर्म किए जाते हैं। यानी आफ्टर दिस वीडियो आपका एरे का कॉन्सेप्ट पूरा 100% रेडी हो जाएगा। आपसे एरे में से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, यू विल हैव द आंसर। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एरे के साथ। देखिए, आज तक हमने जो है ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल इस तरह बनाते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 10। या फिर अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप सीधा ए इज इक्वल्स टू 10 भी लिख देते हैं। तो अब ये चीजें क्या करती हैं, ये आप बता रहे हैं मेमोरी में कि हमें क्या चाहिए। मान लीजिए ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, आप कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस मुझे दिलवा दो, उस स्पेस का नाम रख देना ए और उसमें वैल्यू रख देना 10। तो ये इस तरह की जो लाइन होती है, या इस तरह की, सी और पाइथन डिपेंड करता है आप कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इन लाइंस का मतलब ये है। या इंटीजर लिखने से आपने बता दिया था कि हम इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू सेव करेंगे। अब क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको एक एक वेरिएबल सेव करना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मेमोरी में स्पेस है और आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। आप चाहते हैं 10 के 10 बच्चों के मार्क्स जो है आप मेमोरी में सेव करें। तो अगर आप ऐसे सेव करने बैठेंगे कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स का एक वेरिएबल बना दिया, मार्क्स 1 इज इक्वल्स टू 30, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए मार्क्स 2 इज इक्वल्स टू 28, ऐसे करते करते आपको मार्क्स 10 तक, यानी 10 बच्चों के लिए पूरे 10 के 10 अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और अगर अब हम मेमोरी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये सब अलग अलग जगह सेव हो रखे होंगे मेमोरी में। जैसे मान लीजिए मार्क्स 1 जो है यहाँ पे सेव हो रखा होगा, मार्क्स 2 को कहीं और मेमोरी में जगह मिल गई होगी, मार्क्स 3 को कहीं और मेमोरी में जगह मिल गई होगी। इस तरह जो है आपके वेरिएबल सेव हो रहे होंगे। और वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एक तो आपको 10 वेरिएबल अलग अलग बनाने पड़े, तो आपको 10 बार वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने पड़े, 10 बार उन्हें वैल्यूज देनी पड़ी। साथ में अब जब आपसे कहा जाए कि पूरे 10 बच्चों की क्लास के सबके मार्क्स स्क्रीन पर जो है प्रिंट करा दीजिए, तो अब आप 10 बार 10 अलग वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे। तो ये हो जाता है बहुत टीडियस काम। जब आपको पता हो कि हमें एक कलेक्शन में कुछ सेव करना है, तो ऐसे हर चीज के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाना इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों के अपने अपने नेम्स होते हैं। तो अगर टीचर क्लास में एंटर करे और 30 बच्चों को बारी बारी से गुड मॉर्निंग करने लगे, जैसे गुड मॉर्निंग ए, गुड मॉर्निंग बी, गुड मॉर्निंग सी, गुड मॉर्निंग डी, हर बच्चे का अपना कुछ नाम होगा, तो टीचर को 30 बार गुड मॉर्निंग कहना पड़ेगा। रादर देन दिस, अगर टीचर एक क्लास में एंटर करे और सीधा गुड मॉर्निंग करे, गुड मॉर्निंग क्लास, तो क्लास के अंदर जो 30 बच्चे बैठे हैं वो समझ जाते हैं कि इस क्लास वर्ड का मतलब है कि हम 30 के 30 लोगों को एक साथ एड्रेस किया जा रहा है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है एरे का। एरे कहता है कि जब आपके पास ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो एक जैसी हैं, यानी वो एक कलेक्शन है। जैसे एक क्लास के 10 बच्चों के मार्क्स एक कलेक्शन है, आप एक ही जगह 10 के 10 बच्चों के मार्क्स सेव करेंगे इकट्ठे, क्योंकि वो एक ही क्लास के हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए 10 अलग वेरिएबल्स बनाने से अच्छा है एक वेरिएबल बनाइए, और उसी एक वेरिएबल के अंदर हम 10 स्पेसेस बना लेंगे, और आप जो है इन 10 स्पेसेस में 10 बच्चों के मार्क्स सेव कर लेना। यानी कल को जब आपको बोला जाए कि ये 10 के 10 बच्चों के मार्क्स स्क्रीन पर प्रिंट कराइए, तो आपको 10 वेरिएबल अलग अलग प्रिंट ना कराने पड़े। आप सीधा लिखेंगे प्रिंट, और मार्क्स को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, और मार्क्स के अंदर जितनी भी 10 की 10 वैल्यू होंगी सारी एक बारी में प्रिंट हो जाएंगी। तो हमारा क्या है, काम रिड्यूस हो जाता है। तो अब आई थिंक कैरे का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है कि जब आपको एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज एक कलेक्शन में सेव करनी होती है, तो हम उन्हें अलग अलग वेरिएबल सेव ना करके एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल स्पेसेस में सेव कर लेते हैं, नाम एक ही रहता है। अब इसको टेक्निकल टर्म में देख लेते हैं। एरे है फाइनाइट कलेक्शन। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। फाइनाइट का मतलब है आपको पता होना चाहिए इसमें कितनी वैल्यूज सेव होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि एक एरे होगा उसमें पता नहीं कितनी वैल्यूज सेव होती चली जाएंगी, 10 20 100 1000, आपको पता होना चाहिए। तो फाइनाइट कलेक्शन है, यानी गिनती के नंबर होंगे, आपको गिनती पता होगी, ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। कभी कभी आपको इस सिमिलर की जगह एक वर्ड देखने को मिलेगा जगह जगह, जिसे कहते हैं होमोजीनियस। तो ये होमोजेनियस जो वर्ड है, ये भी सिमिलर ही है, इसका मतलब होता है एक ही तरीके के। अब इसका क्या मतलब है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कह रहे हैं कि मैंने एक एरे बना दिया है और इसमें मैं यहाँ पे 10 सेव कराऊं, यहाँ पे 2 सेव कराऊं, यहाँ पे ए सेव कराऊं, यहाँ पे हेलो सेव करा लूं। ये अलाउड नहीं है। कहता है एरे एक फाइनाइट कलेक्शन है, कुछ गिनती के एलिमेंट्स आप इकट्ठे सेव करेंगे जो कि होमोजीनियस होंगे नेचर में। यानी अगर एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होने चाहिए, अगर एक कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर ही होने चाहिए। अलग अलग तरीके की वैल्यूज एक एरे में सेव करना अलाउड नहीं है। तो इस तरह की वैल्यूज को कैसे सेव करता है, इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। एडजेसेंट का मतलब होता है एक के बराबर दूसरा। तो यानी कि आप ऐसे इमेजिन करें
कि आपने कहा मुझे 10 बच्चों के मार्क्स जो है मेमोरी में सेव करने हैं, तो मैं उनके लिए एक एरे बनाऊँ, उस एरे का नाम होगा मार्क्स और इस एरे के अंदर मैं 10 बच्चों के मार्क्स सेव करूँगी। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें आपको 10 बच्चों के मार्क्स इकट्ठे सेव करने के लिए ऐसे मेमोरी में बराबर-बराबर में 10 स्पेसेस दिलवा देगा। तो ये सब क्या है? एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। एक के बराबर एक। ऐसा नहीं है कि आपका एक मार्क्स यहाँ सेव है तो दूसरा यहाँ सेव हो रहा है, तीसरा यहाँ सेव हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एडजेसेंट होंगे, बराबर-बराबर में सेव होंगे। तो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस जो है आपको इस तरह अलॉट कर दी जाएंगी। उसमें आप सिमिलर एलिमेंट, एक ही तरीके के एलिमेंट सेव करेंगे। अगर नंबर सेव कर रहे हैं तो सारे नंबर ही होंगे फिर, जैसे 10, 29, 30, कोई भी इंटीजर जो है आप यहाँ सेव कर सकते हैं। और फाइनाइट कलेक्शन, यानी आपको पता होगा कि इसके अंदर कितने नंबर सेव हो रहे हैं। जैसे हमें पता था कि यहाँ पे 10 नंबर सेव हो रहे हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ऐसी मल्टीपल वैल्यूज जो है एक साथ स्टोर हो सकती हैं अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी वजह से हम एरे बना रहे हैं। क्योंकि मैं अब यहाँ जो है 10 बच्चों के मार्क्स सेव कर रही हूँ, तो मुझे इन 10 वेरिएबल्स को, यानी 10 एलिमेंट्स को अलग अलग 10 वेरिएबल नेम देने की जरूरत नहीं है। इन सबका एक ही इकट्ठा नाम दे रही हूँ मैं, मार्क्स, बस। जैसे मैं कहूंगी मार्क्स तो समझ में आ जाएगा कि हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, इसमें जितना भी सेव है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और लिखिए, जैसे कहा है यूजिंग एन इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या चीज है, इसको जान लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप ये थोड़ा डायग्राम मैंने पेन से बनाया है, आप यहाँ देख लीजिए, ये साफ है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये आपके जो है बच्चों के मार्क्स थे, 2, 4, 8, 12, 16, ये आपने एक एरे में सेव कराए हैं। इस एरे का नाम मान लीजिए है मार्क्स। इंडेक्सिंग कहती है कि आपने बड़े सारे मार्क्स जो हैं एक साथ सेव तो करा लिए ये, लेकिन अब हर बार तो हमें सारे मार्क्स एक साथ एक्सेस करने की जरूरत नहीं होगी। कभी कभी हो सकता है मुझे सिर्फ ये 12 ही स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, कभी कभी हो सकता है सिर्फ ये 18 ही प्रिंट कराना है अकेला। और आप तो कह रहे हो कि जैसे ही हम बोलेंगे मार्क्स, तो मार्क्स का मतलब ये समझेगा ये सारे, तो ये सारे के सारों को एक साथ प्रिंट करेगा। तो फिर ऐसे में इसके अकेले एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाए? इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसका नाम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहती है कि हर एलिमेंट जब सेव किया जाएगा एरे में, तो उसको एक इंडेक्स नंबर दे दिया जाएगा। जैसे आप लोगों के अपने नाम होते हैं, लेकिन आपको रोल नंबर भी दिया जाता है। तो आपके नाम से नहीं, आपको रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे भी रेफर किया जा सकता है। तो ये मान लीजिए ये है एलिमेंट्स की वैल्यू, और हर एलिमेंट को अपना एक एक इंडेक्स मिला हुआ है, आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एरे में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, 1 से आपको स्टार्ट नहीं करनी है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आगे जाके आप एड्रेस कैलकुलेशन सीखेंगे। तो जब आप एरे में एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला सीखेंगे, तो अगर ये पहला एड्रेस 0 होता है, तो आगे के एलिमेंट्स का जो एड्रेस होता है निकालना आसान होता है। अगर आपने पहला वाला ही 1 कर दिया, तो आगे के सारे एड्रेस गलत हो जाएंगे, यानी फॉर्मूला में फिट नहीं बैठेगा ये। तो मैथमेटिकल टर्म्स में पहला एड्रेस 0 रखने से आगे के एलिमेंट्स का एड्रेस ढूंढना आसान होता है। इसलिए बाय कन्वेंशन 0 इंडेक्स ही अलॉट होता है। ये आपको नहीं करना है, ये अपने आप इंडेक्स अलॉटेड होता है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आप बस ये समझिए कि मेमोरी में आपने एरे बनाया, आपने इसमें एलिमेंट सेव करे, और अपने आप जो है इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स अपने आप अलॉट हो जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं हर एलिमेंट को जो है एक इंडेक्स मिल गया है। अब ये इंडेक्स लेने का हमें क्या फायदा हुआ, एक बार आप इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि मेमोरी कैसे अलॉट हुई होगी एरे को। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मेमोरी में एडजेसेंट लोकेशन अलॉट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, मेमोरी में मान लीजिए आपने जहाँ पहला एलिमेंट सेव किया होगा, उस मेमोरी एड्रेस, वहां पे एड्रेस होगा 200। ऐसे जहाँ अगला सेव किया होगा, उसका मेमोरी एड्रेस होगा 201, 202, 203, ऐसे करते करते। अब आप मेमोरी एड्रेस तो याद नहीं रख सकते हर एलिमेंट का, कि ई वाला एलिमेंट जो है मुझे एक्सेस करना है, उसका मेमोरी लोकेशन 205 है, 205 वाले एड्रेस से उठाकर ले आओ। मेमोरी का एड्रेस यूजर्स के लिए और कोडर्स के लिए याद रखना ना तो जरूरी है ना फीजिबल है। तो इसलिए आपको ये मेमोरी एड्रेस याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना होता है एरे का इंडेक्स। तो जैसे चाहिए तो आप यहाँ देख लीजिए, चाहे तो यहाँ देख लीजिए। अगर मुझे बोला जाए कि इस वाले एरे में हमें बताओ कि ए वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे सेव्ड है, तो अब ए वाली वैल्यू का इंडेक्स है 4, तो हम सीधा बता सकते हैं कि इस एरे, मान लीजिए इस एरे का नाम है ए आर आर, तो मैं कह सकती हूँ ए आर आर में चौथी पोजीशन पे सेव्ड है एलिमेंट ए। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि इस वाले एरे में बताइए 12 कहाँ पे सेव है, तो आप कह सकते हैं मार्क्स नाम के एरे में थर्ड इंडेक्स पे सेव्ड है 12 वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये है तरीका कि अगर एरे में से कोई सिंगल वैल्यू को भी हमें रेफर करना हो, तो हम इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं। इसीलिए एरे में इंडेक्स दिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा। इंडेक्स जो है, क्योंकि वो 0 से शुरू होता है, इसलिए n-1 तक जाता है। n-1 का मतलब है कि अगर आपके एरे में 5 एलिमेंट है,
तो इंडेक्स जो है वो 5 माइनस 1 यानी 4 तक ही जा पाएगा, क्योंकि एक तो आप 0 से शुरू कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट सेव हैं। अब यहाँ इंडेक्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आखिरी इंडेक्स जो होता है वो n माइनस 1 होता है। कई बार इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक एरे है उसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए लास्ट इंडेक्स होगा 11, क्योंकि 0 से 11 तक 12 नंबर होते हैं। तो आई होप इंडेक्सिंग का फंडा सबको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट यहाँ ये कहता है कि इसमें सर्च प्रोसेस बड़ी एफिशिएंट होती है। एरे जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस करना बड़ा आसान होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक लाइन से सारी चीजें सेव्ड हैं, तो आप इसे एज ए एडवांटेज लिख सकते हैं एरे का, कि एरे को यूज करने का एक बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि ये ऐसे लीनियरली सीक्वेंशियली एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस पे सेव होता है। तो इसके ऊपर ऑपरेशंस करना, इसे अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना और इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना बड़ा आसान काम है। तो सर्च प्रोसेस जो है इसमें बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे की स्लाइड में यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, बिल्कुल उसी चीज का जो आप अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़कर आए हैं, कि आपके पास एक इस तरह का एरे है। तो ये इसका 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो हमें पता होना चाहिए कि एरे के हर एलिमेंट को हमें किस तरह रेफर करना है, ये लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर भी ये लिखा है कि अगर एरे में n एलिमेंट्स हैं, तो एरे के जो इंडेक्स हैं वो 0 से लेके n माइनस 1 तक जाएंगे। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि अगर 5 एलिमेंट है, तो 0 से लेके 5 माइनस 1 यानी 4 तक जो है इसके इंडेक्स जाएंगे। अच्छा, कुछ टर्म्स हमें याद रखनी है। जैसे पहला है, 0 इज द लोअर बाउंड ऑफ एरे। लोअर बाउंड का मतलब होता है सबसे लोअर वाला इसका किनारा, कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। n माइनस 1 इज द अपर बाउंड ऑफ द एरे, यानी कि इसका सबसे बड़ा वाला कॉर्नर, यानी कहाँ पे एरे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं इस एरे का 0 जो है वो लोअर बाउंड है और 5 जो है इसका अपर बाउंड है। और बाकी 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा ये सब होते हैं इसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स। तो अभी अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A0, A1, A2, A3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस एरे का जो नाम है वो A है। अगर इस एरे का नाम A ना होकर मार्क्स होता, तो आप इसके एलिमेंट्स को ऐसे बताते कि ये वाला जो एलिमेंट है ये है मार्क्स 0, मार्क्स एरे का 0th एलिमेंट। ऐसे ही इसको कहते ये है मार्क्स 1, मार्क्स वाले एरे का फर्स्ट एलिमेंट। तो आपको ये लिखने का तरीका याद रखना है कि कैसे लिखते हैं हर एलिमेंट को। ऐसे ये हो जाता मार्क्स 5, मार्क्स नाम के एरे का 5th एलिमेंट है। तो ये छोटी सी चीज जो है इस स्लाइड में समझाई हुई है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं एक एरे पे। तो आप ऐसे इमेजिन करके रखिए कि एक एरे होगा आपके पास जिसमें कुछ एलिमेंट सेव होंगे, अब इतना तो हम समझ ही चुके हैं, और सबके कुछ इंडेक्स होंगे और इस एरे का कोई नाम होगा, मान लीजिए ARR, मैं इसे नाम दे रही हूँ। पहला है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है एरे के हर एलिमेंट को बारी बारी से विजिट करना। जैसे आप 0th एलिमेंट से शुरू करेंगे, तो पहले 20 को विजिट करेंगे, फिर 3 पे आएंगे, 3 को देखेंगे, फिर 9 पे आएंगे, फिर 8 पे आएंगे, फिर 11 पे। यानी पहले 0th इंडेक्स विजिट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ट्रैवर्सल का बस मतलब होता है पूरे एरे से एक बार बारी बारी हर एलिमेंट से गुजर पाना लास्ट एलिमेंट तक। दूसरा ऑपरेशन इसमें क्या हो सकता है? सर्चिंग। इन्हें हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। एरे पे सर्चिंग की टेक्निक्स होती हैं, जैसे बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। तो सर्चिंग कहता है हमें फाइंड करनी होती है किसी भी एलिमेंट की लोकेशन। जैसे आपसे बोला जाए कि इस एरे में ढूंढ के बताओ 11 जो है कौन सी पोजीशन पे सर्च है, तो आप इस एरे पे सर्च परफॉर्म करेंगे और बोलेंगे कि ARR नाम के एरे में 4th पोजीशन पे जो है 11 हमें मिल गया। तो 11 जो है वो 4th पोजीशन पे, 4th इंडेक्स पे सेव है। नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन कहता है कि आप एरे में एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने एरे बनाया होगा तो आपने कहा था इसमें 5 एलिमेंट सेव है, सेव करेंगे हम। लेकिन अभी आपने फिलहाल आपके पास 2 ही एलिमेंट थे, तो आपने 2 सेव करके छोड़ दिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में प्रोग्राम रन करने के दौरान आप इसमें नए एलिमेंट सेव कर सकते हैं एंड की खाली पोजीशंस पे भी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करते हैं 3 को आगे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर नया एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये है इंसर्शन। सिमिलरली डिलीशन, कि आप इनमें से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है आप लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दें, या फिर हो सकता है आप बीच का कोई एलिमेंट, जैसे 3 डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे 3 को डिलीट कर देंगे, 9 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 8 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी पॉसिबल है। अगला है सॉर्टिंग। एरे को सॉर्ट किया जा सकता है किसी ऑर्डर में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो आपका भी एरे है 20, 3, 9, 8, 11, ये सॉर्टिंग के बाद बन जाना चाहिए ऐसा 3, 8, 9, 11, 20। तो आप देख रहे हैं
असेंडिंग ऑर्डर में जो है वैल्यू सॉर्ट हो गई, सब अलग अलग इंडेक्स पे आ गए। 3 पहले फर्स्ट इंडेक्स पे था, अब 3 जो है 0th इंडेक्स पे आ गया है। तो इंडेक्स तो वही रहते हैं, एलिमेंट की पोजीशन बदल देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग की जा सकती है, यानी दो एरेस को कंबाइन करके नया एरे बनाया जा सकता है। जैसे आप कहें कि ये मेरा एरे 1 है, ये मेरा एरे 2 है, अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। दोनों में 5-5 एलिमेंट है, तो आप 10 एलिमेंट का एक नया बड़ा एरे बनाएंगे और उसमें शुरू के जो 5 एलिमेंट होंगे वो इस एरे के फिल कर देंगे और लास्ट के जो 5 एलिमेंट होंगे वो इसके फिल कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ के एक नया बड़ा एरे बना देंगे। और एक ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जा सकता है, रिवर्सिंग ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स किया जा सकता है, यानी ये कह रहा है कि अभी आपका एरे है 23 9 8 11, तो आपका एरे हो जाना चाहिए ऐसा, 0th पोजीशन पे आ जाना चाहिए 11, फिर 8, फिर 9, फिर 3 और 20, यानी पूरा एरे जो है रिवर्स होके सेव हो जाना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए। तो ये भी एक कॉमन ऑपरेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये है बेसिक ऑपरेशन जो एरे के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है एरे को डिफरेंट तरीके से डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के तरीके। अगर आप सी लैंग्वेज में एरे बना रहे हैं, देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने तरीके, अपने सिंटेक्स होते हैं चीजों को लिखने के। तो हम यहाँ सी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और ये आपको और लैंग्वेजेस में भी देखने को मिल सकता है। सी लैंग्वेज के हिसाब से एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के आपके पास 4 तरीके हैं, हम चारों जान लेते हैं। पहला तरीका है कि आप कहते हैं कि हम ऐसे लिख देंगे इंट एरे का नाम और एरे का साइज। ये होता है डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे प्रोग्राम में एक इंटीजर वैल्यूज वाला एरे बनेगा जिसका नाम है ARR, और इसमें मैंने 5 एलिमेंट जो है सेव करने हैं। लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज का मतलब है आपने अभी बताया नहीं कि कौन सी 5 वैल्यूज हम इसमें सेव कर रहे हैं। एक तरीका है ये। तो ये तरीका क्या करता है, मेमोरी में आपको एक इंटीजर एरे के लिए स्पेस दिलवा देगा। आपने कहा था इसका साइज है 5, तो उसमें 5 लोकेशन दिलवा देगा। आपने कहा था इसका नाम है ARR, तो इसको ARR नाम दे देगा बस। और ये जगहें जो है ऐसी पड़ी रहेंगी, क्योंकि अभी आपने बताया नहीं है इसमें कौन से एलिमेंट है। दूसरा तरीका है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। आप कहते हैं हम डिक्लेयर भी करेंगे और साथ में वैल्यूज को इनिशियलाइज, यानी उसमें क्या वैल्यू होंगी ये बताएंगे भी। तो देखिए ये पोर्शन रहता है सेम इसी की तरह। आप कहते हैं एक इंटीजर टाइप का एरे होगा, उसका नाम ARR होगा, उसमें 5 एलिमेंट होंगे, तो इतना काम तो परफॉर्म हो गया होगा। आगे आप कहते हैं मैं अभी बता रही हूँ कि इसमें 10 20 30 40 50 ये 5 वैल्यू सेव होंगी। तो इसमें 10 20 30 40 50 ये इनिशियलाइज कर देगा कंप्यूटर का कंपाइलर। तो ये था ये तरीका, ऐसे इनिशियलाइज करने से ये काम पूरा हो जाता है। तीसरा है पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल इनिशियलाइजेशन कहता है कि हमने बता दिया कि एक इंटीजर वैल्यूज वाला एरे होगा, उसका नाम ARR है, उसमें 5 वैल्यू होंगी। ये तो ऊपर वालों की तरह ही रहा। अब आपने कहा लेकिन अभी हमें वो पांचों वैल्यू नहीं पता, तो हम अभी सिर्फ 2 वैल्यू बता रहे हैं, बाकी की 3 जो है वो हम बाद में बता देंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपका एरे जब क्रिएट होगा तो जो 2 वैल्यू आपने बताई हैं वो तो इस तरह रख दी जाएंगी 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे, जैसे बाकियों में रख रहे थे ऊपर के 2 केसेस में। और आगे वाले जो एलिमेंट्स है उनको 0 डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है कि मैं इसमें 5 वैल्यू सेव करूंगी, आपने ऑलरेडी यहाँ बता दिया है। लेकिन आपको अभी वो 5 वैल्यू नहीं पता, तो बाकी वाले एलिमेंट्स को जो है 0 रख दिया जाएगा, बाद में आप इन पे कोई और वैल्यू रख सकते हैं। तो ये था तीसरा तरीका, पार्शियल इनिशियलाइजेशन। अगला है इम्प्लिसिट साइज। ये कुछ भी नहीं है, इसमें हम सिर्फ क्या कहते हैं कि कंपाइलर खुद समझ जाएगा। जैसे देखिए, ऊपर वाले तरीकों से कंपेयर कीजिए, एक बार इस लाइन को देखिए और एक बार इस लाइन को देखिए। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में बस क्या डिफरेंस है, यहाँ मैंने 5 नहीं लिखा है इस बार। तो ये क्या कहता है, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक इंटीजर टाइप का एरे होगा जिसका नाम होगा ARR। ठीक है, तो ये कहता है ठीक है एक एरे बनेगा, उसका नाम होगा ARR। अब आप कहते हैं अभी मैं साइज यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ इसमें वैल्यू सेव होंगी 10 20 30 40। तो जैसे ही आपने 10 20 30 40 लिखा, कंपाइलर समझ जाएगा कि आपने यहाँ कोई साइज तो बताया नहीं है, लेकिन आपने यहाँ 4 वैल्यू दी है, तो इसका मतलब इसमें 4 वैल्यूज को सेव करने की जगह बनानी है। तो ये अपने आप ही जो है इसका साइज 4 रख देगा, और आपने जो एलिमेंट बताए हैं 10 20 30 40 उन्हें इसमें फिल कर देगा 0 1 2 3 इंडेक्स पे। तो ये है इम्प्लिसिट साइज, जिसमें हम कहते हैं कि हमने साइज लिखकर नहीं बताया है, लेकिन हमने आपको एलिमेंट सारे बता दिए हैं। अब इसके बाद और कोई एलिमेंट सेव करने की गुंजाइश नहीं है, यानी आप इसको इस केस से बिल्कुल ना जोड़ें कि अभी हमने इतने 4 ही एलिमेंट बताए हैं, अब हम बाद में आके और सेव कर लेंगे, ऐसा इस केस में नहीं हो सकता। यहाँ आप कहते हैं मैंने 4 एलिमेंट बताए हैं, तो आप समझ जाओ कि मैंने साइज नहीं लिखा, तो साइज 4 है, और आप जो है 4 एलिमेंट के हिसाब से एरे तैयार कर दो। तो इस तरह का एरे जो है तैयार हो जाएगा। तो ये था एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एरे और उसके बारे में सारे रिलेटेड टॉपिक्स।
इस कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डीएसए प्रोग्राम्स इन सी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें हमने जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं डीएसए के, सबके सी प्रोग्राम्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और कंपाइलर पर रन कर कर कि ये कैसे चलता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हर कॉन्सेप्ट को। तो प्रोग्राम्स के लिए आप उस प्लेलिस्ट के प्रोग्राम से जो है गो थ्रू कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम मिलेंगे और टॉपिक्स के साथ, जैसे टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे एंड फर्दर टॉपिक्स ऑफ डीएसए। सो तब तक स्टे ट्यून विद लॉजिक क्लिक लर्निंग, कीप वॉचिंग, and don't forget to subscribe the channel and like and share the videos. Thank you so much.